Good morning students, welcome to bio class with Anil Verma sir. Students, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी का यह दूसरे पार्ट का वीडियो है जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए गए थे। ठीक है, आप लोग रेडी हो जाइए। तो आपको बताया गया था कि मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो आनुवंशिकता के पिता हैं, आनुवंशिकी के पिता हैं, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता और आनुवंशिकी, इन सब का डेफिनेशन और इनमें क्या डिफरेंस है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था। आज के वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स आने वाले हैं, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और ध्यान सुनिए। जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के प्लांट को चुना था, पायसम सैटिवम। ठीक है, और अब जिस प्लांट को उन्होंने चुना उससे संबंधित 7 लक्षण, 7 कैरेक्टर्स उन्होंने कौन कौन से लिया, इसको जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग जाने कौन कौन से लक्षण लिया था। इधर अगर हम लोग लिख दें, मैंने लिख दिया, तो वो 7 कैरेक्टर्स यहाँ पर है, 7 लक्षण उस प्लांट के जिस प्लांट पर ये प्रयोग कर रहे थे, पायसम सैटिवम के ये 7 कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से पहला स्टेम हाइट, यानी कि तने की क्या ऊंचाई होनी चाहिए, तने की क्या ऊंचाई होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक ही प्लांट के विरोधी लक्षण वाले, ठीक है, पौधों को लिया। ऐसे पौधे लिए जिसमें 2 विरोधी लक्षण थे। जैसे उसी मटर में एक प्लांट ऐसा था जिसकी स्टेम हाइट टाल थी, वो लंबा था, और एक बौना था, ड्वार्फ लिखा है। ठीक है, एक लंबा था, एक बौना था। ठीक है, ये लिखा मैंने डोमिनेंट और ये लिखा रिसेसिव। ये क्या है, इसको कहते हैं प्रभावी लक्षण। ये आगे आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा, अभी आपको हम समझा भी देते हैं ये सब हैं क्या, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण ये है अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो स्टेम की हाइट क्या थी, लंबी थी, और उसी मटर को एक ऐसा लिया जिसकी हाइट क्या थी, बौनी थी। ठीक है, हाइब्रिडेशन कराने के लिए, जो है संकरण कराने के लिए। फिर इसमें देखा सीड शेप, बीज की आकृति क्या थी, राउंडेड और रिंकल्ड, यानी गोल और सिकुड़ी हुई। ठीक है, एक मटर ऐसा लिया जिसका बीज गोल था, और एक ऐसा लिया जिसका बीज सिकुड़ा हुआ था। आप लोग देखे होंगे, सिकुड़ी मटर देखे होंगे, चना भी देखे होंगे, सिकुड़ा हुआ भी आता है, दोनों रूप में आता है। और उसके फ्लावर कलर क्या थे, यानी फूलों का रंग क्या था, एक बैगनी था और एक वाइट था। एक ऐसा लिया जिसका फूल का रंग बैगनी हो, और एक ऐसा लिया जिसके फूल का रंग वाइट हो, सफ़ेद हो। फ्लावर पोजीशन यानी फूल की स्थिति क्या थी, एक अक्षीय थी, अक्षीय मतलब जो है एक्सियल। ठीक है, और एक अंतस्थ थी। ठीक है, यानी टर्मिनल। सीड का कलर, ये ध्यान देने वाली, ये दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। सीड का कलर एक का येलो था और एक का ग्रीन था। ठीक है, सीड में ये आगे चलकर इसका प्रयोग भी आपको मिलेगा, सीड के कलर का, इसलिए आप लोग जो है इसको ध्यान समझे, कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पॉड कलर है। पॉड माने फली जो लगती है ना, फली, मटर की फली, जो एक मटर होता है ना, वो बीज है और पूरी फली रहती है। ठीक है ना, तो पूरी फली, उस पॉड, उस पॉड का एक ऐसा पॉड था जिसका कलर ग्रीन था, और एक ऐसा पॉड था जिसका कलर येलो था, और एक ऐसा पॉड शेप, पॉड की शेप क्या थी, एक इन्फ्लेटेड था और एक कंस्ट्रिक्टेड था, यानी एक ऐसा जो फैला हुआ था और एक कंस्ट्रिक्टेड जो सिकुड़ा हुआ था। ठीक है ना, तो हमारे प्रयोग में फ़िलहाल आपके किताब में जो हम प्रयोग करेंगे, हम लोग जो प्रयोग करके आप पढ़ेंगे, जो मेंडल्स के लॉ हैं, मेंडल्स लॉ जो हैं, जो नियम हम लोग पढ़ेंगे, उसमें
ये मुख्य रूप से ये आएगा और आपका ये वाला आएगा, ये सीड कलर, ठीक है ना। तो बाकी प्रयोग सब पर मेंडल ने किया था। तो ये 7 उन्होंने क्या किया था, जो कैरेक्टर्स लिया था अपना प्रयोग करने के लिए एक ही प्लांट के, ठीक है। तो एक ही प्लांट के विरोधी लक्षण लिए थे, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा बताऊंगा प्रभावी और अप्रभावी रूप में मैंने ऐसा क्या वर्ड क्यों लिखा है, ये होता क्या प्रभावी और अप्रभावी। थोड़ा सा आप लोग एक एग्जाम्पल समझिए कि मान लिया यहाँ से थोड़ी दूरी पर 2 कलर रख दिए जाएं, 2 कलर, और एक कलर हो रेड और एक कलर हो येलो, ठीक है। और आपसे पूछा जाए थोड़ी दूर से कि मतलब कौन सा कलर आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो आप क्या कहोगे, कहोगे कि रेड हमें पता चल रहा है, और पूछा जाएगा येलो तो कहोगे कि पता ही नहीं चल रहा है, अथवा पता चला तो बहुत कम पता चल रहा है। मतलब क्या कि रेड का प्रभाव ज़्यादा है, तो जो दिख गया वही क्या है, प्रभावी है, जो नहीं दिखा वो अप्रभावी हो गया उसकी तुलना में, ठीक है ना, तुलना में ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेंडल ने किया था, उन्होंने अपने जब प्रयोग को किया, ठीक है, परस्पर विरोधी लक्षण वाले 2 प्लांट को जब लिया तो देखा कि एक लक्षण दिख रहा था और एक लक्षण नहीं दिख रहा था, ठीक है, उनकी संतान में, ठीक है ना। तो अभी आगे चलकर हम आपको इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी तो बहुत सारी बातें हम लोग को जानना है। अभी आएगा मेंडल की शब्दावली, मेंडल ने कौन कौन से प्रयोग के लिए कौन कौन से वर्ड का प्रयोग किया, उन वर्ड्स का क्या मतलब है आपके लिए जानना जरूरी है। तो मेंडल की शब्दावली अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको काफ़ी और बेहतर समझ से ये बात समझ में आएगी, ठीक है। यानी कि यहीं पर थोड़ा बता देते हैं और थोड़ी सी बात कि जो प्लांट उन्होंने मटर का एक प्लांट लिया था लंबा और एक प्लांट लिया था बौना, 2 प्लांट लिए थे, दोनों प्लांट, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब मेंडल ने जो है एक लंबा लिया एक बौना लिया, तो लंबे वाले को कैपिटल टीटीस दिखा लें सपोज कीजिए, और छोटे वाले को बौने को स्मॉल टीटी से दिखा दें, ठीक है। तो ये दिखाना पड़ेगा, इस चैप्टर में दिखाया जाता है, क्योंकि ये प्रभावी जब जहाँ कैपिटल लेटर लिखा रहेगा समझिएगा वहाँ पर क्या है, प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट है, और जहाँ पर जो है प्रभावी लक्षण नहीं है उसके लिए स्मॉल लेटर्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो जहाँ स्मॉल लेटर्स का यूज होगा समझ लीजिएगा वहाँ पर अप्रभावी लक्षण की बात हो रही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये डबल डबल मैंने लिखा है, क्यों लिखा है, ये मान लिया है एक युग्मक है और यह एक युग्मक है, तो युग्मक में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जोड़ी में होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक जोड़ी यहाँ दिखाया गया, एक जोड़ी यहाँ दिखाया गया, समझ गए ना। अब तो आप समझ गए होंगे। तो ये दोनों जोड़ी यहाँ पर दिखाया जा रहा है क्रोमोसोम्स की, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों कैपिटल है, यहाँ पर दोनों स्मॉल है। किसी का भी जहाँ भी हम अप्रभावी लक्षण की बात करेंगे वो हमेशा स्मॉल में ही दिखाया जाएगा, और जो प्रभावी होगा वो हमेशा कैपिटल में दिखाया जाएगा, ताकि हमें हमारे अध्ययन में जो है मेंडल का प्रयोग समझने में सुविधा हो, ठीक। तो होता क्या है कि मान लिया इससे इसका संकरण करा दिया जाए, संकरण का मतलब क्या होता है, पहले संकरण ही समझ लीजिए। तो मैं आपको दोनों बता दूं, संकर और संकरण क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ मैं समझा रहा हूँ, संकर और संकरण, ठीक है स्टूडेंट्स। हाइब्रिड और क्रॉस, या क्रॉसिंग भी बोलते हैं, या इसी को हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो समझिए होता क्या है, ठीक है। तो विपरीत लक्षण वाले नर और मादा का फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, विपरीत लक्षण वाले नर और मादा के युग्मकों में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे उत्पन्न संतान संकर संतान कहलाती है, ठीक है, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैंने बात किया, ये देखिए टी और टी, समझ गए। तो आप क्या देख रहे हैं कि मान लिया यह नर है और यह मादा है, ठीक है। तो नर के युग्मक में दोनों जीन लंबेपन के हैं
और मादा के युग्मक में दोनों जीन बौनेपन के हैं। ठीक, लेकिन अगर दोनों की सिमिलरिटी की बात करें, दोनों में समानता क्या है, तो ये दोनों क्या हैं, एक प्रकार की लंबाई है, लंबापन भी होना और बौनापन भी होना। ठीक, या ऊंचाई कह लीजिए, इसकी ऊंचाई लंबेपन की है, इसकी ऊंचाई बौनेपन की है। तो विपरीत लक्षण वाले नर और मादा के युग्मकों का जब फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो इससे उत्पन्न संतान संकर संतान कहलाती है। जैसे आपको मैं अभी यहीं पर बढ़िया से समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से। अगर सपोज कीजिए कि यह है, इससे फर्टिलाइज करे तो ये बनेगा, और फिर यही इसके दूसरे वाले से इससे फर्टिलाइज करे तो ये बनेगा। अब बचा दूसरा, अब दूसरा इन दोनों से करा दीजिए, ये इससे तो ये बनेगा और ये इससे तो ये बनेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमने क्या देखा, 4 संतानें बनने की संभावना है यहाँ पर। ठीक है, तो 4 संतानों में अब हम क्या देखें, जो युग्मकों के जीन थे अब उस तरह के नहीं रहे। पहले देखिए दोनों कैपिटल थे या तो दोनों स्मॉल थे, लेकिन अब क्या हो गया, एक कैपिटल एक स्मॉल। ठीक है, यानी कि इस युग्मक में विरोधी जीन दिख रहे हैं, विरोधी जीन दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जहाँ विरोधी जीन के जोड़े होंगे ऐसी संतान कहलाएंगे हाइब्रिड या संकर। और जितना ये क्रिया हुआ अब तक यही है संकरण, यानी कि संकर संतान पैदा करने की क्रिया ही संकरण है। और वो क्रिया कैसे होती है, विपरीत लक्षण वाले नर और मादा का क्या कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराकर क्या उत्पन्न किया जाता है, हाइब्रिड संतान, या जो संतान उत्पन्न होती है वही संकर है, और ये विधि संकरण है। ठीक है, बहुत सारी बातें अभी इसमें मिलेंगी। तो प्रभावी और अप्रभावी ज़्यादा बेहतर तो आपको जब मेंडल्स लॉ बताया जाएगा, मेंडल के नियम बताए जाएंगे। 3 नियम है, जिसमें पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो इसमें आपको प्रभाविता के नियम में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। तो उसके पहले ही हम थोड़ा सा और एक बार आपको, तब तक आप ऐसे ही समझ लीजिए कि इसमें देखिए कैपिटल टी दिख रहा है, इस जोड़ी में स्मॉल टी भी दिख रहा है। तो कैपिटल टी मैंने बताया, मतलब आप अभी ये मत जाने इसमें कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी, अभी आप ये जाने कि ये संतान लंबी हो गई। यहाँ पर सपोज कीजिए सारी संतानें क्या पैदा हो गई हैं, लंबी, सब लंबी पैदा हो गई। जब सब लंबी पैदा हो गई तो इससे क्या पता चल रहा है, बौना भी तो होना चाहिए था, तो बौना नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो नर का लंबापन का गुण था संतान में वो प्रभावी पड़ा, भारी पड़ा इस पर, इसलिए वो दिखाई दिया प्रभावी है, हावी है, इसलिए यही क्या है, प्रबल है। यही क्या है, मतलब प्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो इसमें इसका जीन काफ़ी प्रभावी था, इसलिए इसके जीन का लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ, यानी कि संतानें बौनी नहीं हुई। और वैसे भी आप देख लीजिए कैपिटल टी से मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो कैपिटल टी आपको पहले बताया कि जो प्रभावी होगा वो कैपिटल से दिखाएंगे। तो 2 उल्टा को और सीधा 2 तरह से यहाँ प्रश्न बन रहा है। पहली बात, कोई आपसे कह दे कि ये टी और टी देखकर बताइए कि ये संतान कैसी है, तो पहली बात यहाँ पर टी और टी देखकर आप बता सकते हैं कि संतान कैसी है। ठीक है, तो संतान 3 प्रकार की हो सकती है। सॉरी, 3 नहीं 2 प्रकार की हो सकती है, एक शुद्ध और एक संकर। शुद्ध को विशुद्ध भी कहते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध और विशुद्ध, संकर और विशुद्ध में क्या अंतर होगा इसको जाने। जब जीन समान होंगे, जब जीन समान होंगे तब वह शुद्ध कहा जाएगा, और जब जीन विपरीत वाले होंगे तो वह क्या कहलाएगा, संकर कहलाएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें अगर कैपिटल टी है तो दोनों कैपिटल टी दिखाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि यह क्या हो गया, शुद्ध लंबा, क्योंकि टी लंबा के लिए प्रदर्शित किया जाता है, शुद्ध लंबा। टी तो यहाँ भी है लेकिन यह कैपिटल है ना, तो कैपिटल टी के लिए मेंडल के इस रूल्स में सब निश्चित है
कि कैपिटल टी यदि रहेगा तो वो लंबा रहेगा, अगर दोनों कैपिटल टी है तो शुद्ध लंबा रहेगा। स्मॉल टी है तो पहली बात तो क्या रहेगा, बौना रहेगा, और दोनों स्मॉल है तो शुद्ध बौना रहेगा। और अगर एक कैपिटल टी से दिखा जाए एक स्मॉल टी से तो क्या होगा ये, तब ये आप बताइए लंबा होगा बौना, लंबा होगा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि लंबेपन का जीन प्रभावी होता है। और यहाँ देख कर ही बताया जा सकता है कैपिटल लेटर से जो लिखा है वही प्रभावी है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये लंबा होगा, लेकिन अब की बार शुद्ध नहीं होगा, अब की बार क्या होगा, संकर होगा। क्यों होगा संकर, क्योंकि देखिए आप अब की बार जोड़े के दोनों जीन क्या हैं, समान नहीं हैं, विपरीत लक्षण वाले हैं, ठीक है ना, एक लंबा एक बौना, ठीक है। तो बौने वाला का तो अप्रभावी है, उसका तो छुप गया है, ठीक लक्षण, तो लंबा यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है इसलिए लंबा है, लेकिन विपरीत जीन है इसलिए ये क्या है, संकर लंबा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइएगा। और अब मैं एक बार लगभग ये सारी बातें फिर एक बार अब आपके सामने आएंगी। मैं जा रहा हूँ बताने मेंडल ने कौन कौन से शब्द प्रयोग किए थे अपने प्रयोग में, अपने एक्सपेरिमेंट में, उनको आप परिभाषित हम जा रहे हैं करने, आप समझ लीजिए। उसका एक एक जितना टॉपिक में बताऊंगा, जितना वो शब्द प्रयोग किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। और आप जो आने वाले जो मेंडल्स के 3 प्रयोग हैं जो उन्होंने किया था मटर के प्लांट पर, तो वह प्रयोग में ये शब्द बार बार आएंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। अभी तक मैं बहुत सारी बात भी आपको बता चुका हूँ इतने में ही, इतने तक इस वीडियो में, ठीक है। तो अब मेंडल के जो वर्ड्स हैं, जो शब्दावली हैं, उसको जानें। तो स्टूडेंट्स पहले हम सीखें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या है, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या हैं, इनको पहले जानें, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। संकरण कराने पर 2 विरोधी लक्षण में, संकरण कराने पर नर और मादा लेकर, मान लिया एक नर है एक मादा है, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों के गैमीट्स हैं, दोनों क्या हैं, गैमीट्स हैं। और गैमीट में जीन जोड़े में होते हैं तो जोड़े में हैं, ठीक है। लेकिन मान लिया एक नर है और एक मादा है, यानी एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। दूसरी बात, तो परस्पर विरोधी लक्षण वाले नर और मादा का, परस्पर विरोधी लक्षण वाले, दोनों लंबाई है एक प्रकार की, याद कीजिए दोनों लंबाई है एक प्रकार की, एक लंबा एक बौना है, ठीक है। तो परस्पर विरोधी लक्षण वाले, यानी कि लंबा का विरोधी बौना, परस्पर विरोधी लक्षण वाले, परस्पर विरोधी लक्षण वाले नर और मादा, गौर से देखिएगा इधर। अभी आप ये दिमाग मत लाइए कि यहाँ कैपिटल लिखा है तो प्रभावी, अभी तो हम प्रभावी की परिभाषा ही आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अभी दिमाग मत लाइए कि क्यों कैपिटल लिखा है क्यों छोटा लिखा है, अभी समझ कुछ नहीं, बस इतना जानिए कि एक नर जो है वो क्या है, लंबा है, और मादा जो है वो क्या है, बौनी है, ठीक है। लेकिन दोनों एक प्रकार की लंबाई है, चाहे लंबा हो या बौना। अब परस्पर विरोधी लक्षण वाले नर और मादा का संकरण कराने पर जो संतान में जो लक्षण परिलक्षित होता है, परिलक्षित मैंने दिखाई देता है, वही लक्षण प्रभावी होता है, और जो नहीं दिखाई देता है वही लक्षण अप्रभावी होता है, ठीक। चलिए हम संकरण करा रहे हैं, तो क्या होगा संकरण, अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर कराया था तो एक बार फिर से करा देता हूँ। ये वाला इस जीन से फर्टिलाइज होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला दूसरे जीन से होता है तो इससे फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे भाई ये कैपिटल और ये स्मॉल, ठीक है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा समझ में, बड़ी बात नहीं है। देखिए ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से फर्टिलाइज कर रहा है, और ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से फर्टिलाइज कर रहा है। तो एक तरह से आपको इसी वक्त हम थोड़ा सा इंडिकेट कर दें कि मेंडल का ही पहला नियम भी है प्रभाविता का नियम, ठीक है ना, रूल्स ऑफ डोमिनेंट, प्रभाविता का नियम भी है। हुआ क्या है यहाँ पर
कि इस प्रयोग में एक परस्पर विरोधी लक्षण वाले नर और मादा के बीच फर्टिलाइजेशन कराया गया तो देखा गया कि उनकी संतान में सारी संतानें क्या पैदा हो रही हैं? लंबी। ठीक है, सारी संतानें क्या पैदा हो रही हैं? लंबी। और बौनी नहीं पैदा हुई एक भी। 4 की संभावना थी, 4 हुई, चारों क्या हो गई? लंबी। और बौनी एक भी नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि बौनेपन का लक्षण परिलक्षित नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो लंबेपन पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, और जो लंबा वाला था वो जीन अपना प्रभाव दिखाया। ठीक है, तो परस्पर विरोधी लक्षण वाले नर और मादा का जब आपस में संकरण कराया जाता है तो जो इससे उत्पन्न संतान होती है उसमें जो लक्षण परिलक्षित हो जाता है वो प्रभावी है, जो परिलक्षित नहीं हुआ वो अप्रभावी है। यानी कि यहाँ पर ये लक्षण क्या हुए? प्रभावी। क्या हुए? प्रभावी, क्योंकि ये लंबे थे और संतानें लंबी दिखी, और इसका लक्षण संतानों नहीं देखा गया, इसलिए क्या हुआ? अप्रभावी। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रभावी और अप्रभावी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मेंडल के शब्दावलियों में से यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, प्रभावी और अप्रभावी। अब नेक्स्ट शब्द को जानते हैं। एलील या एलिलोमार्फ क्या होता है, अब इसको जानेंगे। गैमेट में, किसी गैमेट में या नर और मादा में परस्पर जो विरोधी लक्षण होते हैं ना, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? एलील होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ लंबेपन का एलील या लंबा का एलील, जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं, क्या है? तो बोलेंगे बौना। ठीक है, यानी कि स्मॉल टी। ठीक है, बस इतना ही एलील या एलिलोमार्फ है। ठीक, तीसरा हमारा वर्ड है होमोजाइगस, समयुग्मजी। तीसरा वर्ड है होमोजाइगस। होमोजाइगस, इससे कहते हैं समयुग्मजी। तीनों वर्ड एक साथ लिख दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और चौथा वर्ड होगा हमारा हाइब्रिड यानी संकर। और पांचवा वर्ड हमारा जो होगा हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस यानी विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। ये 3 वर्ड मैंने लिखा है, ये तीनों वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इसको समझिए। जब होमोजाइगस को पहले समझिए, जब युग्मक के दोनों जीन समान होंगे। जब युग्मक के, जैसे मान लिया या कोई युग्मक है, ये दोनों क्या हैं? कैपिटल टी हैं, और ये भी कोई युग्मक है जिसमें दोनों ये क्या है? स्मॉल टी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो युग्मक के जो जीन हैं वो क्या हैं? समान हैं, टी टी ही है। ऐसा नहीं है, ध्यान देंगे, ऐसा ना हो। ठीक है, दोनों लिखने की दृष्टि से अगर टी है तो दोनों कैपिटल है, टी है तो दोनों स्मॉल है, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? समयुग्मजी। ठीक, और संकर क्या होंगे? संकर में जब एक प्रभावी और एक अप्रभावी प्रेजेंट होगा। यहाँ भी वही बात है, लेकिन यहाँ पर ये कहेंगे, यहाँ पर भी यही एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर संकर और विषम युग्मजी में अंतर नहीं है। कहने में अंतर सिर्फ इतना बोलेंगे कि जब जीन विपरीत लक्षण वाले प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आए बात समझ में, या जीन असमान होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर टी और स्मॉल टी, तो विषम युग्मजी होगा। यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ पर कहने का जो बोलने का तरीका वो कहेंगे जब जीन में एक अप्रभावी और एक प्रभावी होगा। ठीक है, तब यह क्या कहलाएगा? संकर। संकर ही विषम युग्मजी होता है, विषम युग्मजी संकर होता है। बात एक ही है, केवल कहने में थोड़ा सा अंतर है। और सम युग्मजी तो ये हुआ। ठीक है, अब आगे। अब 5 वर्ड लगभग मैंने बताया। अब छठा वर्ड जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। यानी जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप।
तो मान लिया यह टी और टी ऐसे है, और यह एक संकर संतान है जो दो विशुद्ध नर और मादा से उत्पन्न हुआ होगा, F1 पीढ़ी से, प्रथम पीढ़ी से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि संतान दिखेगी कैसी। संतान प्रभावी लक्षण इसमें कैपिटल टी है तो इसका मतलब लंबी दिखेगी। ठीक है, तो जो लक्षण दिखाई देता है वही है लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। ठीक है, और इनकी जीनी संरचना, इनकी जीन स्ट्रक्चर, या यूँ कहें कि जिसके कारण ये लक्षण आया, जैसे टी, ये क्या है, जीनोटाइप। ठीक है, या जीन प्रारूप। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हमारा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। इनके बारे में जानें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। सतवां मोनो हाइब्रिड क्रॉस और 8वां डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, यानी एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक संकर संकरण क्या है और द्विसंकर संकरण क्या है, इसको जानें। जब संकरण के लिए विपरीत लक्षण एक जोड़ी लिए जाएं, यानी कि जो भी लक्षण हमें लेना वो एक जोड़ी लें हम। जैसे लंबाई में टी और टी और टी ले लें। हमने सिर्फ एक ही प्रकार का लक्षण लिया, वो क्या, किसका, लंबाई का। ये ध्यान देंगे, विरोधी तो लेना ही लेना है, संकरण है तो विरोधी। ठीक है, संकरण का मतलब ही विरोधी। ठीक है, विरोधी तो नरमादा में जो लक्षण है विरोधी होनी चाहिए, एक लंबी एक बौनी। लेकिन दोनों एक ही प्रकार का लक्षण हो, किसका लक्षण है, लंबाई का। लेकिन इसी में हम बीज का भी रंग ले लें, जैसे लंबाई का, जैसे यहाँ पर टी जो है वो ले ही लें हम, यानी हमने क्या लिया, लंबाई। लेकिन इसी में हम बीज का रंग ले लें। ये तने की लंबाई थी, तने की लंबाई, इसी में हम बीज का रंग ले लें। ठीक है, बीज का रंग जो मैंने आपको पीछे बताया है, बीज का रंग एक लिया था हम लोगों ने पीला और एक लिया था हरा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, तो अब की बार हम दो लक्षण ले रहे हैं, एक बीज के रंग का लक्षण और एक तने की लंबाई का लक्षण। ठीक है, और ऐसे में, और ये दोनों नर के हों मान लिया और ये दोनों मादा के हों, क्यों नहीं होगा। अरे भाई, नर और मादा में एक लक्षण नहीं होता है। अरे तने की लंबाई होगी उसी मादा की, और उसी नर की भी अपने तने की लंबाई होगी, उसी पौधे की अपने फूल का रंग होगा, उसी पौधे के अपने फली का रंग होगा, उसी पौधे के अपने बीज का रंग होगा। ठीक है, उसी पौधे के अपने बीज का जो है आकृति होगी, कोई सिकुड़ा होगा तो कोई जो है क्या नाम है, गोल होगा। उसी प्रकार से मादा प्लांट जो हमने लिया है उसके अपने तने की लंबाई होगी, उसके अपने तने की लंबाई होगी, उसके अपने फल का कलर होगा, उसके अपने बीज का कलर होगा, उसके अपने फूलों का कलर होगा, उसके अपने बीज की आकृति होगी। तो ठीक है, इतने सारे लक्षण हैं। लेकिन जब एक ही प्रकार का लक्षण लेकर हम संकरण कराते हैं तो इस प्रकार का संकरण एक संकर संकरण है। और जब दो प्रकार का, जैसे तने की लंबाई और बीज का रंग ले लेंगे तो इस प्रकार का संकरण द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, अब हम एक वर्ड और जान लें, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस 9वें नंबर पे बैक क्रॉस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। जिसे हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हम ये जो है थोड़ा सा और भी इंट्रोडक्शन हम इसी में देते चलें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा।
कुछ और इंट्रोडक्शन देते चलें, जैसे पीढ़ियों के बारे में, पीढ़ी कैसे कैसे क्या होती है। वास्तव में जब मेंडल ने प्रयोग किया था पहला प्रयोग, तो उन्होंने जो नर और मादा लिया था वो दोनों को विशुद्ध लिया था, जो भी लक्षण लिया था वो विशुद्ध था। जैसे मान लिया यह नर है और यह मादा है, सपोज कीजिए, ठीक। दूसरी बात, नर में ये कैसा है, लंबा है, और मादा में कैसी है, बौनी है, ठीक। दो बात हुई। अब जब पहली बार इनमें संकरण कराया जाता है तो संकरण कराने का दो सिस्टम है, एक फूनेट का सिस्टम है। फूनेट का तो फूनेट वाले में स्क्वायर का सिस्टम लगाते हैं वर्ग बनाकर, ठीक है, और नहीं तो जो जिस सिस्टम से अभी मैं थोड़ी देर पहले संकरण कराया था उसको देखिए, ये कैपिटल टी इससे और ये कैपिटल टी फिर इससे, सॉरी वही कैपिटल टी इस वाले से। अब दूसरा वाला जो बचा है बारी बारी से दोनों के साथ इसका भी करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, टी 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 सब वही आएगा, सब वही आएगा। ये कैसे आएगा समझ रहे हो ना, समझना तो पड़ेगा ही, समझो एक बार देख लो। अरे भाई ये करना क्या है, समझना में कुछ नहीं है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी से हो रहा है, ये कैपिटल टी फिर इसी स्मॉल टी से हो रहा है, सॉरी ये कैपिटल टी इस वाले से, फिर यही कैपिटल टी इस वाले से, ठीक है। तो इस प्रकार से हो रहा है। तो इसको कहते हैं F1 पीढ़ी। जब पहली बार संकरण से उत्पन्न संतानें उत्पन्न होंगी, ठीक है, जब पहली बार संकरण होगा और संतान उत्पन्न होगी तो यह कहलाएगा F1 पीढ़ी। क्या कहलाएगा, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी या किसी भी पीढ़ी में प्राप्त संतानों का जब अपने जनकों से ही संकरण करा दिया जाए, वापस जाकर, बैक जाकर, जैसे मान लिया कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें से एक ले लें, इससे करा दें, चाहे इसको लें चाहे इसको लें, जनक है, ये दोनों जनक कहलाएंगे, संतानें कहलाएंगी ना। तो इन जनकों में से कोई एक जनक ले लें, ठीक है, सॉरी इन जनकों में से कोई एक जनक ले लें, जैसे ये दोनों कैपिटल ले लें, और चाहे ये दोनों ले लें, मैंने ये ले लिया, और इनसे उत्पन्न संतान में से कोई एक ले लें, जैसे ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग अब की बार कैसी हो रही है, अब की बार हो रही है कि जो इसकी संतान थे उसके जनक से ही क्रॉसिंग हो रही है, बैक जाकर, देखो बैक गए हम, ठीक है ना। तो परिणाम क्या आएगा, इससे कुछ तो परिणाम आएगा है, इससे नहीं मतलब है, मतलब हमारा इससे ये है कि हम संतान से जनक में करा रहे हैं। तो इस प्रकार का संकरण संकर पूर्वज संकरण कहलाएगा। वर्ड से ही स्पष्ट है, पूर्वज, पूर्वज से जाकर संकरण हो गया, या बैक जाकर, पीछे जाकर संकरण हो रहा है, इस प्रकार का संकरण बैक क्रॉस कहलाएगा, ठीक। तो फिर एक बार थोड़ा और पीढ़ी के बारे में बताएं आप लोगों को। तो ये तो बैक क्रॉस की बात हुई, खैर इसे छोड़िए, ये तो आप जान ही गए। अब मैं चल रहा था F1 पीढ़ी की बात मैं कर रहा था, ठीक है। F2 पीढ़ी क्या होती है, इसके बाद एक पीढ़ी और बनेगी, F3 बनेगी, इस तरह से पीढ़ियाँ बनती जाती हैं। तो क्या होगा कि अब इन संतानों में फिर से संकरण आपस में ही करा दिया जाए, जैसे यहाँ पर एक ले लीजिए, फिर इसका ले लीजिए, ठीक है। और फिर उस प्रकार जैसे किए थे हम लोग वैसे करें, ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ, तो इस तरह से होगा, ठीक है। और यही कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तो इस तरह से होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बचा ये वाला, अब ये वाला इसके साथ, तो इस तरह से होगा, ठीक है। और ये वाला फिर इसके साथ, तो दोनों इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक बार दोनों इस्तेमाल से हो रहा है। तो अब क्या कहलाएगा, ये F2 पीढ़ी कहलाएगा, ठीक है। F2 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी। आई बात समझ में, प्रथम पीढ़ी कैसे हुआ और द्वितीय पीढ़ी कैसे हुआ। द्वितीय पीढ़ी का आपस में संकरण कराया जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप देखा जाता है क्या हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, F2 पीढ़ी है। इस प्रकार से आप लोग मेंडल के तमाम शब्दावली हैं, तमाम वर्ड्स हैं जिनको मैंने अब तक बताया। फर्स्ट और सेकेंड वीडियो अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। अब तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इसके बाद जो आने वाला है मेंडल्स लॉ, वो बेहतर आपको समझ में आएगा अगर ये दोनों वीडियो आप अच्छे समझ लेंगे तो, ठीक है। मैं एक बार और कहूँगा कि अगर कहीं कन्फ्यूजिंग होती है तो क्वेश्चन जरूर हमसे कीजिएगा, ओके। तो ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं पार्ट 3 में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।